नमस्कार। नमस्कार। जिंदगी का सफर जो है इसमें कई मोड़ आते हैं और कई बार ये मोड़ पैसों से जुड़े होते हैं। है ना? बिल्कुल। कभी सोचा है कि इन अलग अलग पड़ावों के लिए, खासकर बड़े खर्चों के लिए तैयारी कैसे की जाए? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, जरूर। देखिए, मोटे तौर पर अगर देखें तो जिंदगी के 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से। हाँ, पहला बचपन से लेकर करीब समझ लीजिए 25 साल की उम्र तक, ये है सीखने का दौर, लर्निंग फेज जिसे कहते हैं। इसमें हम ज्यादातर अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। सही बात है। जी फिर आता है कमाने का दौर, अर्निंग फेज, शायद सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण। हाँ, कह सकते हैं लगभग 25 से 60 साल तक। ये वो वक्त है जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, परिवार होता है, खर्चे होते हैं और भविष्य के सपने भी। और तीसरा पड़ाव वो है 60 के बाद, यानी रिटायरमेंट का। उस वक्त हम आराम से जिएंगे या शायद दूसरों पर निर्भर होंगे। ये काफी हद तक इसी बात पर टिका है कि हमने कमाने वाले दौर में, मतलब अर्निंग फेज में, क्या तैयारी की। तो आज हमारी बातचीत का फोकस इसी कमाने वाला दौर, अर्निंग फेज पर रहेगा। हाँ, समझेंगे कि इस दौरान आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों के लिए पहले से सोचना क्यों जरूरी है और देर करने की असली कीमत क्या हो सकती है, जिसे हम देरी की असली लागत या ट्रू कॉस्ट ऑफ डिले कह सकते हैं। है ना? बिल्कुल सही। और इसी देरी की लागत को समझना बहुत जरूरी है। तो कहां से शुरू करें? कमाने वाले दौर की पहली जिम्मेदारी क्या है? देखिए, कमाने वाले दौर की सबसे पहली और बुनियादी जिम्मेदारी होती है घर के रोजमर्रा के खर्चे चलाना। हाँ, वो तो है, दाल रोटी। जी, दाल रोटी। ये तो आमतौर पर हमारी कमाई से हो जाता है, लेकिन इससे भी पहले एक और जरूरी बात है। वो क्या? अपनी आय को सुरक्षित करना, इनकम प्रोटेक्शन। इनकम प्रोटेक्शन मतलब अपनी कमाई को बचाना। ये कैसे होता है? बचाने से ज्यादा है उसे सुरक्षित करना। हम्म, इसका मतलब है कि अगर कल को कमाने वाले सदस्य को कुछ हो जाए, कोई हादसा, कोई बीमारी, कुछ भी अनहोनी, हाँ। तो परिवार की आमदनी अचानक बंद ना हो जाए। सोचिए, अगर ऐसा हो तो न सिर्फ रोज के खर्चे रुक जाएंगे, बल्कि भविष्य के लिए जो हमने सोचा है वो सब प्लान्स धरे रह जाएंगे। हाँ, ये तो बहुत बहुत जरूरी बात है। अगर कमाई ही नहीं रहेगी तो बचत कैसे होगी? भविष्य के प्लान कैसे पूरे होंगे? बिल्कुल। इसीलिए भविष्य के लक्ष्यों की प्लानिंग से भी पहले अपनी आय को सुरक्षित करना, ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अच्छा, और इसके लिए क्या करते हैं? मतलब कैसे सुरक्षित करें? इसके लिए जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस जैसे तरीके होते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर कमाने वाला ना रहे तो भी परिवार को एक मुश्त रकम मिल जाए, जिससे उनका गुजारा और भविष्य की जरूरतें कुछ हद तक पूरी हो सकें। इसे एक तरह से अपने परिवार के भविष्य का सुरक्षा कवच समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले इनकम प्रोटेक्शन, ये समझ गया, ये नींव की तरह है। जी, इसके बाद आती हैं भविष्य की वो बड़ी जिम्मेदारियां जिनके लिए हमें पैसा जोड़ना होता है। वो कौन कौन सी हैं मुख्य रूप से? हाँ, तो रोज के खर्चों और इनकम प्रोटेक्शन के बाद मुख्य रूप से 3 बड़े लक्ष्य सामने आते हैं, जिनके लिए लंबी अवधि की, मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। 3 बड़े लक्ष्य कौन से? पहला, बच्चों की उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, मतलब कॉलेज, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई वगैरह। ठीक। दूसरा, बच्चों की शादी या उन्हें जिंदगी में सेटल होने में मदद करना, जिसे हम मैरिज या स्टार्ट इन लाइफ कह सकते हैं। ओके। और तीसरा? और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, अपने और जीवन साथी के बुढ़ापे यानी रिटायरमेंट के लिए इंतजाम करना, रिटायरमेंट प्रोविजन। बच्चों की पढ़ाई, शादी और अपना रिटायरमेंट, ये तीनों ही बड़े खर्चे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ एक और चीज है जो इन खर्चों को और बड़ा बना देती है, वो है महंगाई, इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इन्फ्लेशन यानी समय के साथ पैसों की कीमत का कम होना और चीजों का महंगे होते जाना। हाँ। आज जो चीज जितने की है वो 15-20 साल बाद उतने की नहीं रहेगी। और इसी महंगाई यानी इन्फ्लेशन के असर को समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब हम लंबे समय के लक्ष्यों की बात कर रहे हों। तो चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बच्चों की हायर एजुकेशन की बात करें। आज अगर किसी अच्छे कोर्स का कुल खर्च सब मिलाकर अंदाजन 6 लाख रुपए आता है। हाँ, मान लेते हैं आज का खर्च 6 लाख रुपए है। अब अगर हम ये मान लें कि महंगाई हर साल औसतन 5% की दर से बढ़ती है, जो कि एक सामान्य अनुमान है, ये कम ज्यादा भी हो सकता है। हाँ ठीक है, 5% मान लेते हैं। तो आज से 17 साल बाद जब बच्चा कॉलेज जाने लायक होगा, तब ये 6 लाख रुपए का खर्चा बढ़कर करीब करीब 14 लाख रुपए हो चुका होगा। क्या 6 लाख से सीधे 14 लाख? जी हाँ। मतलब
खर्चा दोगुने से भी ज्यादा। बाप रे, ये तो सोचने वाली बात है कि महंगाई का असर इतना जबरदस्त होता है। बिल्कुल। तो अब इस 14 लाख के लिए क्या किया जाए? यहीं पर वो देरी की लागत वाली बात आती है ना? ट्रू कॉस्ट ऑफ डिले। बिल्कुल। अब यहाँ दो रास्ते हैं। दो रास्ते। हाँ, पहला रास्ता समझदारी का। आप आज से ही, जब बच्चा छोटा है, बचत करना शुरू कर दें। अच्छा। अगर हम मान लें कि आपकी बचत पर औसतन 6% सालाना ब्याज मिलता है, हालांकि ये बाजार पर निर्भर करता है, ये सिर्फ एक उदाहरण है। हाँ, समझ गया, सिर्फ उदाहरण के लिए। तो 14 लाख रुपए जमा करने के लिए आपको अगले 17 साल तक हर महीने लगभग 3900 रुपए बचाने होंगे। 3900 रुपए महीना, 17 साल तक। ठीक है, ये मुश्किल लग सकता है शुरू में, लेकिन शायद नामुमकिन नहीं। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है टालमटोल का। टालमटोल का मतलब अभी कुछ न करें और जब 17 साल बाद बच्चे के कॉलेज का समय आए, तब जरूरत पड़ने पर एजुकेशन लोन ले लें। लेकिन अब देखिए, देरी की लागत। 14 लाख रुपए का लोन अगर आप लेते हैं, मान लीजिए 10% ब्याज दर पर, यह दर भी बदल सकती है, शायद ज्यादा हो। हाँ, और उसे चुकाने के लिए आपको 13 साल मिलते हैं। तो आपकी हर महीने की किश्त यानी EMI करीब 16,070 रुपए आएगी। 16,070 रुपए। कहाँ 3,900 रुपए महीना बचाना और कहाँ 16,070 रुपए की EMI देना। जी, ये तो 4 गुने से भी ज्यादा का फर्क है। बाप रे, ये है देरी की असली कीमत, ट्रू कॉस्ट ऑफ डिले। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, इसके और भी नुकसान है। सोचिए। क्या? जब आप लोन लेंगे तब आपकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी होगी, शायद 40 या 85 में। हाँ, सही बात है। हो सकता है बैंक आपको लोन चुकाने के लिए 13 साल का समय न दे, कम समय दे, तो फिर EMI और ज्यादा बढ़ जाएगी। ओह। और सोचिए, उस उम्र में जब आपको अपने रिटायरमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा बचाना चाहिए, तब आप पर बच्चे की पढ़ाई के लोन की भारी EMI का बोझ होगा। ये बोझ आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। ये बात तो एकदम साफ है। जल्दी बचत शुरू करना न सिर्फ सस्ता पड़ता है, बल्कि आगे चलकर शायद मानसिक शांति भी देता है। बिल्कुल। लेकिन एक्सपर्ट साहब, कई लोग सोचते हैं कि अभी क्यों चिंता करना, जब जरूरत होगी तो लोन ले लेंगे। आजकल आसानी से मिल जाता है, इसमें क्या हर्ज है? देखिए, लोन मिलना शायद आसान हो गया हो, लेकिन उसे चुकाना उतना ही मुश्किल होता है। जैसा हमने देखा, लोन की लागत बचत के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। हाँ। ये अतिरिक्त पैसा जो आप ब्याज में देते हैं, वो अगर आपने बचाया होता तो आपके दूसरे सपनों को पूरा कर सकता था या आपके रिटायरमेंट फंड को बढ़ा सकता था। लोन एक सुविधा जरूर है, पर इसे पहला विकल्प नहीं बनाना चाहिए। सही बात है। खासकर उन जरूरतों के लिए जिनका अंदाजा हमें पहले से है, जैसे बच्चों की पढ़ाई या शादी। सही कहा। तो यही लॉजिक, यही तर्क बच्चों की शादी या उन्हें जीवन शुरू करने में मदद करने वाले खर्चे पर भी लागू होता होगा। ये भी एक बड़ा लक्ष्य होता है कई परिवारों के लिए। बिल्कुल। चलिए इसे भी आंकड़ों से समझते हैं ताकि तस्वीर और साफ हो जाए। हाँ, बताइए। मान लीजिए, आज के समय में एक ठीक ठाक शादी का खर्च अंदाजन 10 लाख आता है। 10 लाख रुपए, ये भी एक बड़ी रकम है। हाँ, और अब इस पर भी वही 5% सालाना महंगाई का असर देखिए। अगर बेटी या बेटे की शादी आज से 25 साल बाद होनी है, 25 साल बाद, ठीक है, तो यही 10 लाख का खर्चा बढ़कर लगभग 34 लाख रुपए हो सकता है। 10 लाख से 34 लाख, बाप रे। जी हाँ। इसके लिए बचत और लोन का गणित क्या कहता है? फिर वही दो रास्ते। पहला, बचत का। अगर आप आज से ही बचत शुरू करते हैं और मान लें कि आपको सालाना औसतन 6% ब्याज मिलता है, तो 34 लाख रुपए जमा करने के लिए आपको अगले 25 साल तक हर महीने लगभग 4,900 रुपए बचाने होंगे। 4,900 रुपए महीना, 25 साल तक। ठीक है। और अगर कोई ये रास्ता ना चुने, सोचे कि जरूरत पड़ने पर लोन ले लेंगे। तो अब देखिए देरी की भयानक लागत। 34 लाख का लोन अगर आप 25 साल बाद लेते हैं, मान लीजिए 10% ब्याज पर, हाँ, तो उसे चुकाने की अवधि रीपेमेंट टर्म के हिसाब से आपकी मासिक EMI 36,000 से लेकर 72,000 रुपए प्रति माह तक जा सकती है। 36,000 से 72,000 रुपए महीना? जी, जबकि बचत सिर्फ 4,900 रुपए महीने की थी। हाँ, ये तो 7 से 14 गुना ज्यादा है। ये तो कमर तोड़ देने वाला बोझ है। सही में, बिल्कुल। ये आंकड़े हमें चौंकाते हैं, लेकिन ये हकीकत है। डिले की कॉस्ट यही है। इतना भारी लोन उस उम्र में लेना जब आप शायद 50s या 60s में हो, हाँ, आपकी पूरी आर्थिक जिंदगी को अस्त व्यस्त कर सकता है। रिटायरमेंट की प्लानिंग तो भूल ही जाइए, शायद रोजमर्रा के खर्चे चलाना भी मुश्किल हो जाए।
इसलिए शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए भी पहले से योजना बनाना और बचत करना ही एकमात्र समझदारी का रास्ता है। लोन आखिरी मजबूरी होनी चाहिए, पहला विकल्प नहीं। बच्चों के भविष्य की बात तो हो गई, पढ़ाई और शादी, लेकिन अपनी सुनहरी शामों का क्या, मतलब रिटायरमेंट की तैयारी। मैंने अक्सर देखा है कि लोग रिटायरमेंट प्लानिंग को टालते रहते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और आपकी सलाह क्या है इस पर? वजहें कई हो सकती हैं। लोग सोचते हैं अरे रिटायरमेंट तो अभी बहुत दूर है, या देखा जाएगा जब वक्त आएगा। हाँ, यही होता है। कई बार युवावस्था में तात्कालिक जरूरतें और इच्छाएं इतनी हावी होती हैं कि दूर के भविष्य के लिए बचत करना मुश्किल लगता है। सही बात। लेकिन ये टालमटोल बहुत महंगा पड़ सकता है। रिटायरमेंट प्लानिंग शायद सबसे जरूरी वित्तीय लक्ष्य है, क्योंकि उस वक्त आपकी रेगुलर इनकम बंद हो जाती है। हाँ। लेकिन खर्चे तो चलते रहते हैं, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी खर्चे बढ़ भी सकते हैं। तो इसके लिए कितनी तैयारी चाहिए? मान लीजिए आज मुझे और मेरे जीवन साथी को आराम से रहने के लिए बिना किसी खास लग्जरी के साल का 1.8 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, आज की जरूरत 1.8 लाख सालाना। अब इस पर भी वही 5% सालाना महंगाई का असर देखिए। अच्छा। अगर आप आज 30 साल के हैं और 60 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं, यानी 30 साल बाद, हाँ, तो आज के 1.8 लाख सालाना जरूरत 30 साल बाद बढ़कर लगभग 8 लाख सालाना हो जाएगी, महंगाई की वजह से। 8 लाख रुपए हर साल रिटायरमेंट के बाद? जी। इसको पाने के लिए कितना पैसा जमा करना होगा रिटायरमेंट तक, जिसे शायद कॉर्पस कहते हैं? कॉर्पस? हाँ। कॉर्पस यानी रिटायरमेंट के लिए कुल जमा पूंजी। अब ये अंदाजा लगाने के लिए कि 8 लाख रुपए सालाना पाने के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, हमें ये मानना होगा कि रिटायरमेंट के बाद आप इस कॉर्पस को कहीं निवेश करेंगे जहां से आपको कुछ रिटर्न मिलेगा। ठीक है। मान लेते हैं कि आपको अपने कॉर्पस पर औसतन 6% सालाना रिटर्न मिलता है। ओके, 6% रिटर्न। इस हिसाब से 8 लाख रुपए सालाना पाने के लिए आपको रिटायरमेंट तक लगभग 1.33 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाना होगा। 1.33 करोड़ रुपए? 1.33 करोड़। जी, ये सुनकर तो किसी की भी जेब टाइट हो सकती है, खासकर जब महीने के खर्चे पहले से ज्यादा हों। ये रकम तो बहुत बड़ी लगती है। इसे जमा करने के लिए क्या करना होगा? रकम बड़ी जरूर लगती है, लेकिन नामुमकिन नहीं, अगर समय पर शुरुआत की जाए। यही तो पॉइंट है। अच्छा, कैसे? 30 सालाना ब्याज मिलता है। फिर से, ये सिर्फ एक उदाहरण है, वास्तविक रिटर्न अलग हो सकता है। हाँ, ठीक है। तो 1.33 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए आपको हर महीने लगभग 13,200 रुपए बचाने होंगे। 13,200 रुपए महीना 30 साल तक? हाँ। ये भी आसान नहीं है, लेकिन 1.33 करोड़ एक साथ जुटाने से तो कहीं बेहतर है। सोचा जाए तो मुमकिन लगता है। बिल्कुल। और अगर कोई बचत ना करे या ना कर पाए तो रिटायरमेंट के बाद क्या विकल्प बचते हैं? क्या होता है फिर? तब बहुत सीमित और अक्सर मुश्किल विकल्प बचते हैं। जैसे कि? पहला, आप रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी काम करना जारी रखें, अगर आपका स्वास्थ्य और परिस्थितियां इजाजत दें। दूसरा, आप अपने खर्चों में भारी कटौती करें और बहुत ही सीमित साधनों में गुजारा करें। और तीसरा, जो शायद कोई नहीं चाहेगा, वो है आर्थिक रूप से अपने बच्चों पर निर्भर होना। बच्चों पर निर्भर होना? हाँ, सोचिए, जब आपने पूरी जिंदगी मेहनत करके बच्चों को पाला पोसा, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया, तब क्या आप चाहेंगे कि बुढ़ापे में आप उन पर बोझ बने? नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी पूंजी है, खासकर बुढ़ापे में। जी। तो ये तीनों लक्ष्य, बच्चों की शिक्षा, शादी और अपना रिटायरमेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। और सबके लिए हमने बचत का मोटा मोटा हिसाब भी देख लिया। हाँ, और इन तीनों लक्ष्यों के लिए बचत शुरू करने से पहले वो बुनियाद याद रखनी है, इनकम प्रोटेक्शन। हाँ, बिल्कुल। आपकी कमाने की क्षमता ही इन सभी सपनों को पूरा करने का जरिया है, इसीलिए उसे सुरक्षित करना सबसे पहला काम है। अगर हम आपके उदाहरण वाले आंकड़ों को जोड़ें, शिक्षा के लिए 3,900 रुपए, शादी के लिए 4,900 रुपए और रिटायरमेंट के लिए 13,200 रुपए, तो ये कुल मिलाकर महीने का 22,000 रुपए बनता है। हाँ, लगभग। अब ये रकम तो ज्यादातर लोगों के लिए, खासकर करियर की शुरुआत में, एक साथ बचाना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, 22,000 रुपए महीना बचाना हर किसी के लिए, खासकर शुरुआत में, मुमकिन नहीं हो सकता। और यहीं पर प्राथमिकता तय करने, यानी प्रायोरिटी सेट करने की बात आती है। प्रायोरिटी सेट करना? जी, जरूरी नहीं कि आप पहले दिन से ही हर लक्ष्य के लिए पूरी रकम बचाना शुरू कर दें।
तो क्या करना चाहिए? कैसे तय करें कि पहले क्या? सबसे पहले, जैसा हमने कहा, इनकम प्रोटेक्शन सुनिश्चित करें। ठीक है। उसके बाद इन 3 बड़े लक्ष्यों में से देखें कि आपके लिए सबसे जरूरी और सबसे नजदीकी लक्ष्य कौन सा है। हो सकता है किसी के लिए बच्चे की पढ़ाई पहली प्राथमिकता हो, किसी के लिए रिटायरमेंट। आप उस एक लक्ष्य के लिए बचत करना शुरू करें, चाहे थोड़ी कम रकम से ही सही। अच्छा, मतलब शुरुआत करना जरूरी है, चाहे छोटा अमाउंट से हो। बिल्कुल। जैसे जैसे आपकी आय बढ़े, आप बचत की रकम बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे दूसरे लक्ष्यों को भी शामिल कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज है शुरुआत करना। डिले मत कीजिए, थोड़ा ही सही पर शुरू तो करें, वाला नजरिया अपनाना होगा। शुरुआत करना, हाँ, ये सबसे मुश्किल भी होता है और सबसे जरूरी भी। जी। कई बार हम सोचते रह जाते हैं, वो परफेक्ट प्लान का इंतजार करते हैं और शुरुआत ही नहीं कर पाते। सही कहा। कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता और भविष्य अनिश्चित होता है, लेकिन कुछ न करने से बेहतर है एक साधारण प्लान बनाकर उस पर अमल करना शुरू करना। आप समय के साथ अपनी योजना को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो महंगाई आपके लक्ष्यों को आपसे और दूर ले जाएगी और वो जो देरी की लागत है वो बढ़ती जाएगी। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ सार यही है कि जिंदगी की बड़ी फाइनेंशियल जिम्मेदारियों, बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी या सेटलमेंट, और सबसे जरूरी अपना रिटायरमेंट, इनके लिए अगर हम कमाने वाले दौर में जल्दी प्लानिंग करके थोड़ी थोड़ी बचत शुरू कर दें तो इन लक्ष्यों तक पहुंचना कहीं ज्यादा आसान, सस्ता और तनाव मुक्त हो जाता है। बिल्कुल। देरी करने और बाद में लोन पर निर्भर रहने की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं चुकानी पड़ती, हाँ, बल्कि ये आपके मानसिक सुकून, आपकी भविष्य की आर्थिक आजादी और आपके आत्मसम्मान को भी प्रभावित करती है। सही बात है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई के असर को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए और समय पर शुरू की गई छोटी बचत में चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंडिंग की जो ताकत होती है वो कमाल कर सकती है। एकदम सही कहा। समय पर सही प्लानिंग और फिर उस पर अमल करना, यही कुंजी है। जी। और जाते जाते सोचने के लिए एक और बात। हाँ, बताइए। हमने पैसों की सुरक्षा और भविष्य के लिए बचत की बात की, ये सब जरूरी है, लेकिन इन सब के साथ ये सोचना भी दिलचस्प है कि हम पैसों के अलावा और कौन सी गैर वित्तीय विरासत यानी नॉन फाइनेंशियल लेगेसी बनाना चाहते हैं। नॉन फाइनेंशियल लेगेसी मतलब हमारे मूल्य, हमारे सिद्धांत, हमारी सीख, वो चीजें जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, जो हम अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाएं, इस पर भी विचार करना जरूरी है, नहीं? वाह, ये एक बहुत गहरा सवाल छोड़ा आपने आखिर में। पैसा जरूरी है पर शायद सब कुछ नहीं। इस पर सोचने के लिए शुक्रिया। जी।